हिंदुस्तान की आजादी के सबसे बड़े हीरो, शेर हिंदुस्तान हजरत टीपू सुल्तान को हिंदुवादी संगठन सबसे बड़ा विलेन बनाना चाहते हैं। क्यों जानते हैं? इन्होंने दलितों की लड़ाई के लिए सबसे पहले तलवार उठाई। दलितों के हक के लिए इन्होंने जंगें लड़ी, तो मुसलमानों ने इनके हक के लिए और इंसाफ के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। और उसी के दलितों के आंदोलन को कुचलने के लिए हिंदुवादी संगठनों ने आरएसएस का गठन किया। आज वही आरएसएस के लोग अपने मक्कारी से दलित भाइयों को माइंड वॉश कर उन्हें अपने में मिलाकर हमारे सामने खड़े कर रहे हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि एसटी और एससी के भाइयों के साथ हम मुफाहमत पैदा करें, हम उनके साथ बैठकर आर्गुमेंट करें, हम इतिहास की बात करें, हम भाईचारगी की बात करें और उनके साथ मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। अगर हम आज ये नहीं करें तो वो मुट्ठी भर जो महज 3% और अगर उनको मैक्सिमम लीजिएगा तो 15% लोग हैं, वो 15% लोग हिंदुस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं। और वो मुसलमान को इसलिए टारगेट किए हुए हैं कि जानते हैं कि मुसलमान में वो स्पिरिट है, मुसलमानों में वो स्पिरिट है कि इन्हें अगर नहीं कुचल दिया जाए तो हम दूसरे पर शासन नहीं कर सकते। इसलिए वो दलित भाइयों को मिलकर हमें दबाना चाहते हैं। और वाकई वो अंदर अंदर साजिशों को इतना मजबूत और इतना मजबूत ताना बाना साजिशों का कर चुके हैं कि हमें हर तरह से कमजोर कर चुके हैं। मगर हमें इस बात का एहसास नहीं है, और अगर इस बात का हम एहसास नहीं करेंगे तो आज इस तरह के जो प्रोग्राम है बहुत वलवला अंगेज तकरीरें आपको सुनने को मिलेगी, और तकरीरों को सुनकर आप यहाँ से चले जाएंगे और प्रोग्राम छोड़कर चले जाएंगे। आपका और हमारा कुछ होने वाला नहीं। आप अगर सबक लेना चाहें तो ये जो आपका राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो अपील है, इसमें चंद बातें जो लिखी गई है अपील में, अगर सिर्फ इस पर आप गौर फिक्र कर लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे हालात में बहुत सुधार हो जाएगा। हमें इस बात को एहसास करना होगा कि हमें अल्लाह ने किस कौम में पैदा किया। हमें दुनिया में भाईचारगी और मोहब्बत का संदेश देने के लिए इस दुनिया में भेजा गया। हम मोहब्बत के साथ दुनिया को जीतने के लिए आए, मगर आज हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे मामला ऐसे हो गए हैं कि दुनिया में हम खुद जलील और रुस्वा हो गए हैं। मैं वलवला अंगेज तकरीर नहीं करता, मैं जो मेरी समझ में है, जो मुझे एहसास है, उन बातों को मैं बहुत संजीदगी से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे मुकर्रिरीन भी हैं, आप तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। मगर मैं एक बात कहकर आखिरी बात आपसे विदा करना चाहूंगा कि हमारी हालात आज के वक्त में पस्ती के उस मंजिल पर है जहां सिर्फ ऊपर से मिट्टी डालना है और हमें सांस भी लेने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने बाल बच्चों का जिस तरह परवरिश करते हैं, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए घर मकान बनाते हैं, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें तालीम याफ्ता करते हैं, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए समाज को जागरूक करें, समाज को बेदार करें, अपने अखलाकियात को, अपने मोरलिटी को, अपने नैतिकता को, अपने किरदार को, अपने मामलात को दुरुस्त करें और दुनिया को जीतने का कोशिश करें अपने अखलाक से, अपने मामलात से, अपने किरदार से, और साथ ही साथ अपने एसटी और एससी भाइयों के साथ मिलजुल कर, और जो हालात बने हैं हमारे खिलाफ नफरत का, उस नफरत के हालात से लड़ने के लिए आप आगे आए, वरना अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए फरिश्ते नहीं भेजेगा। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे अल्लाह का मदद हम तक नहीं आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। तो हम आए गए ना बला। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुंतजिर अहमद रजा साहब। मैं इस प्रोग्राम को
करते हुए हमारे बीच आए हुए प्रोफेसर जमशेद कमर साहब, रांची यूनिवर्सिटी HOD रिटायरमेंट, मैं प्रोफेसर जमशेद कमर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। प्रोफेसर जमशेद कमर साहब, माइक। हेलो, आज की इस महफिल में मैं सिर्फ दो आदमियों को जानता हूँ, मयूरुद्दीन साहब और दूसरे रुस्तम साहब। यहाँ जितने लोग हैं उनमें से किसी को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब मेरे अपने हैं। जिस सोच के साथ वो यहाँ आए हैं और जो कुछ उनको जानना चाहिए, आज की इस महफिल, इस मजलिस के ज़रिए से जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं वो बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मैसेज जो है आप तक नहीं पहुंच रहा है। मैं मानकर चलता हूं कि सामने जितने लोग हैं वो समझदार हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा समझदार लोग भी इधर बैठे हैं। मैं दोनों को मुखातिब कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत देर तक आपसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ इशारे में और किनारे में, बल्कि यूं कहिए कि एक छोटी सी कहानी या कुछ अपने बयान के ज़रिए से जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको बयान करना चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी ऐसी जगह पर हैं, मान लीजिए जिसकी कोई हद नहीं है, 1 मील 2 मील 4 मील, बल्कि उस जगह के बारे में आप सोचिए कि वहाँ पर बहुत से लोग तालीम पा रहे हैं। मोहद्दीन साहब तालीम पा रहे हैं, तालीम की भी कोई हद नहीं है। एक क्लास का स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, बल्कि समझिए कि 20-25 बरस तक की पढ़ाई का माहौल है। चलिए बहुत से क्लासेस हैं वहाँ, एक क्लास में हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं और उसी क्लासरूम में हेडमास्टर भी आते हैं और टीचर भी हैं, एक टीचर और भी एक ही क्लासरूम में है। क्यों है? तो पता ये चलता है कि ये 140, अरे 140 नहीं समझिए भाई, हो सकता है 14,000 हो सकता है 140 करोड़ हो। आप देखिए कि क्या होता है। वो आते हैं और वहां बैठे हुए 140 लड़कों में से कुछ लड़कों को जो है पकड़ के तमाम लड़कों के सामने जो है उनको जलील ख्वार करते हैं, उनको सबके सामने मारते हैं और बताते हैं कि देखो तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग आ गए हैं, ये सब के सब खराब हैं, ये सब के सब मलेच हैं। कुछ लड़के जो बोलते अरे ऐसा ना कीजिए, क्यों कर रहे हैं आप? बोलते नहीं तुम नहीं जानते हो, अगर हमने इनको सबक नहीं सिखाया तो ये हमारे जो है तमाम चीजों को बर्बाद कर देंगे। उनका गुस्सा, उनकी नफरत उन कुछ लड़कों तक है, चाहे वो 14 ही लड़के क्यों ना हो। कुछ लड़के जो 14 बजे 28 हैं, वो उनको कह भी रहे कि साहब ऐसा नहीं कीजिए। कुछ लोग और पीछे के लोग लड़के भी हैं, वो भी इस बात को देख रहे हैं और उनको बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक ऐसे स्कूल में जहां इस तरह का माहौल है, कभी अगर आप पलट कर देखिए तो पता चल रहा है आज का ये हिंदुस्तान है। याद रखिए कि ये बहुत कमजोर लोगों को, बहुत ही बुज़दिल लोगों को जिस तरह सता रहे हैं, ये इनको नहीं सता रहे हैं, बल्कि वो बता रहे कि देखो 14 दूनी 28, बल्कि उससे ज्यादा
तुम्हारी बारी आने वाली है, हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं तमाशा, ये मिसालें दे रहे हैं, उन पर हर तरह के इल्जाम लगा के कि ये मलेच्छ हैं और ये ऐसे हैं वैसे हैं। याद रखिए, इस हिंदुस्तान में वह लोग जो इस तरह के पिछले 10 साल, बल्कि मैं कहता हूं और पीछे चले जाओ, गुजरात से लेकर 10 साल, ये इसी का नक्शा हिंदुस्तान पेश कर रहा है। और धीरे धीरे वह लोग जो इन तमाशों को देख रहे थे, अब वो चाहते हैं कि आओ ये 14 लोग, आओ ये 15 या 20% के लोग, तुम हमारा साथ दो, इसलिए कि हम तुमसे ज्यादा 5000 साल बरस से जो है इनके जुल्म को सह रहे हैं। तुम हमारा साथ दोगे तो हम इन 3% लोगों को और इस तरह के जो है यानी बनियों को जो है हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे। देखिए, यही है वो तहरीक जिसको लेकर बामसेब के कौमी सदर ने ये आह्वान किया है कि वो दलित, वो हिंदुस्तान की आबादी का वो सबसे बड़ा हिस्सा, वो देख रहा है कि जिनको साथ देना चाहिए यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों को, वही इस मैदान में नहीं आ रहे हैं। वो उनके मजहब ने जो बुनियादी तालीम दी है, कुरान जो आपको बता रहा है, कुरान की आयत मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से मजहबी लोग मौजूद हैं कि हम इस जमीन पर मुस्तज़अफ़ीन को, बहुत कमजोर, पिछड़े, इस्तेहसाल के शिकार लोगों को इस जमीन का वारिस बनाना चाहते हैं। और जिनको ये वारिस बनाना चाहते हैं वो यही शिकवा और शिकायत वाली हालत है, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अपने जो सहूलतों को, रिजर्वेशन को मानते हैं, उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि तुम अक़लियत में हो, तुमको पता नहीं है कि तुम हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत हो और तुम इस तरह के तौर तरीकों को अपनाए हुए हो। जो तहरीक हिंदुस्तान में इस वक्त बाम निशान के जरिए से, बाम सेब के जरिए से आगे बढ़ी है, ये मुसलमानों की बुनियादी जरूरत है कि वो इस कुव्वत का साथ दें। और इस हिंदुस्तान में जिस तरह के ये ब्राह्मणवाद है और जिस तरह के ये बनिए लोग मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आज के जलसे की यही बड़ा मैसेज है इस देहाती मुस्लिम इलाके में कि वो अपने उन भाइयों के साथ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, ST SC हैं, उनका साथ में, तभी वो इस जंग को जीत सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात इन्हीं बातों पर खत्म करता हूं और महसूस करता हूं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप साहबान का कि आपने मुझे सुना। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जमशेद कमर साहब, आपने मुखर होकर के अपनी बातों को हमारे बीच रखी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐनुल हक साहब, लोकसभा प्रत्याशी गिरिडीह बहुजन मुक्ति पार्टी BMP, ऐनुल हक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। और एक बात मैं भूल गया, हमारे बीच अभी आई हुई एहतसाम अली, हमारे बीच एहतसाम अली शहीद शेख भिखारी एहतसाम अली हमारे झारखंड के शहीद शेख भिखारी की परपोती है। इनका मैं कमेटी के जानिब से मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। और हमारे बीच उनके साथ आए हुए कहकसा पर भी
जमदग्नि की रहनुमा है, एक मुखर है जो रांची से चलकर आई है हमारे बीच। इसलिए मैं इनको तहे दिल से मैं अपना कीमती वक्त इन्हें निकाल कर यहाँ आई, उसके लिए मैंने अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अहलुल हक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच है। धन्यवाद संचालक अफरोज भाई साहब। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि हमारे मकसूद इंजीनियर साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत झारखंड में अभी पधारे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय रऊफ मोहिबुद्दीन साहब। साथियों, आपको पता होगा कि आज हम कहाँ हैं। अपने आप को जब हमारे समाज के लोग जब ढूंढेंगे तो आप सोचेंगे कि हम कहाँ पर आज हम उपस्थित है। कभी आपने गौर किया है, सोचा है? नहीं। हम राजनीतिक हाशिए में चले गए हैं। आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कुर्सी के लिए कितना जद्दोजहद किया जा रहा है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कुर्सी खाली पड़ा हुआ है। इससे मतलब साफ है कि हमारा समाज मानसिक गुलाम हो चुका है। बस जीना है, अपना मजदूरी करना है, काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, यही मेरी जिंदगी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो समाज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो समाज पीछे चला गया है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के आप शारीरिक गुलाम हो जाएंगे। आप बोलेगा शारीरिक गुलाम कैसे हो जाएंगे? भाई, आपके पास आर्थिक गुलाम बन जाएंगे। आपके पास आर्थिक जब नहीं होगा, जब आप इनकम नहीं कीजिएगा, तब क्या होगा? आप मानसिक गुलाम बन जाएंगे और शारीरिक गुलाम भी बन जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आज हमें चेतने और समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। देख रहे हैं झारखंड में अभी 1 महीना के दौरान 2 मॉब लिंचिंग हुआ, एक रांची में, हजारीबाग में हुआ। लेकिन हजारीबाग में हुआ, लेकिन कोडरमा के रहने वाले थे, लेकिन हजारीबाग में उनकी हत्या हुई। तो आप ये जानने का प्रयास किए, अभी तक कोई आवाज तक नहीं उठाया। इतना हमारा समाज मुर्दा समाज हो चुका है, अपने आप को इतना मृत साबित कर चुके हैं। जिससे होता है कि एक मुर्दा, जैसे कहीं देखते हैं कि कहीं अगर कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसको देखते हैं ना, कभी गिद्ध, कभी कौवा, कभी जंगली जानवर, तो उसी तरह से लोग सभी लोग नोचते हैं। वही आज हमारा होने जा रहा है। अगर यदि हम आगे सचेत नहीं हुए तो आने वाला स्थिति और भयानक होने वाला है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जो कौम की पूरी दुनिया गुणगान गाती थी, आज हम कहाँ हैं? कभी हम लोग चिंता मंथन नहीं करते हैं। साथियों, आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, चुनाव जब आता है तो हम लोग एक ही मिशन लेके चलते हैं, मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है। क्यों भाई? मोदी को रोकने का हम लोग टेंडर लिए हैं क्या? और वह टेंडर किसने दिया आपको? जिसने वह टेंडर आपको दिया है, कभी गौर किया उसने आपको कहां रखा है? नहीं, आपको टेंडर इसलिए दिया कि अगर आप मोदी को नहीं रोकिएगा तो आपको झंडा ढोने का अधिकार नहीं देंगे, कुर्सी लगाने का अधिकार नहीं देंगे, ताली बजाने का अधिकार नहीं देंगे। भाइयों, सिर्फ यही करते रहिए। आपको पता होना चाहिए, जिस हमारा समाज ने पूरे झारखंड में ट्रक में भर भर के वोट दिया, और जिसको आपने वोट दिया है, आपने कल्पना किया क्या आपको वो एक भी सीट आपको दिया? जिसकी संख्या झारखंड में 14%, उसको एक भी सीट नहीं मिला। इससे दुख की बात क्या होता है? इसका मतलब हम राजनीतिक हस्तक्षेप करना नहीं जानते हैं, या हमको बेवकूफ बनाया जाता है। उन लोग सोचता है अरे इन लोग तो कुछ नहीं है, इन लोग क्या कर सकता है, इन लोग का वोट बैंक है, यूज करो।
और हमारा यूज करने का एक आसान तरीका है मोदी और बीजेपी और आरएसएस, इसी पे हम लोग बस मशहूर हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। और गांव के 2-4 लोग आते हैं, उन लोग आके बोलता है इलेक्शन होने के 4 दिन पहले से 1 सप्ताह पहले से माहौल तैयार किया जाता है कि हाँ देखो बीजेपी वाला आएगा तो ये होगा, मोदी जीतेगा तो ये करेगा। अरे भाई अब उस तरह से माहौल बन के लोग समझ गया कि आप क्या है ना, मेरा काम हो गया। अब जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन देखिएगा इतना जोश और जुनून, जितना जोश और जुनून हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में है, हमको नहीं लगता है कि दूसरे समाज में इतना अवेयरनेस हो जाता है उस दिन। तो हमको लगता है कि एक भी लोग छूटता नहीं है वोट देने के लिए। अगर यदि जो बुजुर्ग है ना उसको गाड़ी में उठा के ले जाएगा वोट देने के लिए, एक वोट देना है, मोदी को रोकना है भाई, वाह। लेकिन ये नहीं सोचा कि हमको भागीदारी कब मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी हम कब लेंगे, ये अवसर हमें नहीं लिया। भाई आप समझ सकते हो, यही रांची है, यही रांची है जहां से एक बाप ने अपनी बेटी को टिकट दिलाया जबकि उसका बेटी राजनीति में कभी नहीं थी। आप लोग जानते होंगे कि नाम भी बताना पड़ेगा। आप धनबाद चले, जिस जिला में मैं रहता हूं धनबाद जिला में, वहां भी अपना पत्नी के लिए टिकट ले लिया। आप लोगों को पता होगा वो अभी राजनीति में कहीं नहीं थी, लेकिन दुख होता है एक बेचारा मुस्लिम विधायक अपने बाप के लिए टिकट मांग रहा था कि मेरा पिताजी को टिकट दे दीजिए। अरे भाई ये वो तो दीजिए कम से कम, हमारा यहाँ 20% वोटर है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, नहीं बेचारा उसको भी मौका नहीं मिला। अरे यार हार जाएगा। अरे भाई तो 14 में से 14 कौन सीट पर जीत गए हैं? आरक्षित क्षेत्र छोड़ के जनरल सीट के वो जीते हैं? आप बता दीजिए कि एक हम जीत गए हैं, नहीं जीत पाए हैं। इसका मतलब हम लोग ट्रक भर भर के वोट फेल देना जानते हैं, और हम लोग दे भी रहे हैं क्योंकि हम लोग तो मानसिक गुलाम ना है। साथियों आपको बता देना चाहता हूं, एकमात्र भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति का, साधारण कार्यकर्ता का, उन्होंने गिरिडीह लोकसभा से हमें प्रत्याशी बनाया। मैं इसका आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने हमें उस लायक समझा। लेकिन क्या हुआ, जब मैं वोट मांगने जा रहा था तो लोग ऐसे देख रहा था कि लग रहा था कि हम बहुत बड़ा गुनाह कर लिए हैं, चुनाव नहीं लड़े, बीएमपी हमको लगता है स्थिति पे लटका दिया है। ये स्थिति समाज में, समाज के लोगों ने देखा, देख रहे थे, हम ऐसे लग रहा था कि अरे अभी वोटवा कटवा कहां से आ गया है। अरे भाइयों आज वोट कटवा कौन है? जिसको आपने थैली में और झोला में और ट्रक में भर भर के वोट दिया, वो भी तो आज वोट कटवा बन गया है। आपने वोट किया, क्या वो जीत पाया? नहीं, वो भी तो वोट कटवा है। और आप लोग जितना बार मोदी को रोकने का प्रयास कीजिएगा उतना बार वो जो है कि मजबूत होगा। इसलिए मजबूत होगा क्योंकि आपको राजनीतिक भागीदारी लेना है नहीं, हमको कमाना है, खाना है, उससे आगे हमारा जिंदगी है क्या। आज हम बता देना चाह रहा हूं भाइयों कि मुझे जितना मत मिला है, एक साथी ने हमको कहा था, अरे भाई इसको जो है कि 1000 से बिलो 1000, आपका वोट बिलो 1000 आएगा। हमने सही बात है, जिस तरह से माहौल यहाँ बन रहा है कि यहाँ जो है कि संविधान बचाने का जो टेंडर हमारे मुस्लिम समाज ने दिया है, तो सही बात है कि 1000 बिलो 1000 ही आएगा। और सच में बिलो 1000 ही आया। किसका वोट? मुस्लिम समाज का वोट। लेकिन आज SC, ST और OBC का वोट 6500 वोट उन लोगों ने दिया और मात्र 500 वोट मुस्लिम समाज का उनको मिला। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मात्र 500 वोट गिरिडीह लोकसभा में मुस्लिम समाज का मिला, क्योंकि जिस समाज में मैंने गया था, जहां जहां मैं जब क्रॉस चेक किया तो वहां चला जहां जहां मुस्लिम समाज का वोटर है वहां हमको वोट ही नहीं मिला। जिस गांव में मैं बिलोंग करता हूं वहां मात्र 11 वोट मिला, जिस गांव में मैं बिलोंग करता हूं। लेकिन 6939 मत हमें जो मिला है वो हमारे 500 का ग्रुप का है, SC, ST, OBC का है। लेकिन माइनॉरिटी लोगों ने नहीं चाहा। इसलिए नहीं चाहा, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप लोगों को पता होगा एक झारखंड एक उभरता नेता आ रहा है, आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा?
एक नौजवान है अभी उभरता हुआ, जहां जा रहा है लाखों लाख लोग उसका फॉलोअर्स बन रहे हैं। और आपके इलाका में भी अभी हाल फिलहाल आया होगा मांडर में, आप लोग जाने होंगे, सुने होंगे। लेकिन क्या उसकी क्या हो सकता था? आपको पता होगा वह नेता भी गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहा था, जहां से मैं भी चुनाव लड़ रहा था। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेस में वही लोग थे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तीनों एक ही समुदाय से थे। उसके बावजूद भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेस में उन लोग थे, जबकि गिरिडीह में 21% मुस्लिम वोटर था, और जो 22% मुस्लिम वोटर करवा, जो जिस समाज का आज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेस में था, उसका वोटर कितना था? 22%। 1% हमसे ज्यादा था वोट के तुलना में किया जाता है वोट परसेंटेज में। उसके बावजूद फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेस में था। और आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ कि उस उभरता हुआ नेता को, चेहरा को, उस समाज ने 90% वोट दिया, 90% वोट, और 5% वोट उसी समाज का वोट किसको मिला? जिस समाज को हमारे मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दिया, उसको मात्र उसके समाज के लोगों ने 5% वोट दिया, क्योंकि उसको पता था कि भाई अभी तो ये नौजवान उभरता हुआ है और हमें इस पर एक जुनून है, ये लड़का में कुछ करने का जज्बा है। उन लोगों ने ठान लिया कि इसमें कुछ है, इसीलिए उसके समाज ने उसको आगे बढ़ाया कि आने वाला पीढ़ी हमारा नस्ल तैयार हो रहा है। क्योंकि उस समाज के जितने पुराने नेता थे सब धीरे धीरे एक्सपायरी में जा रहे हैं, रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। तो उनको एक सशक्त मजबूत उनके समाज का लीडर चाहिए था, और वह उन लोगों ने समाज का लीडर तैयार कर लिया है। लेकिन एक हमारा समाज है, अगर यदि थोड़ा सा भी आगे आप बढ़ने का कोशिश किया तो वहीं से खींचना शुरू कर देगा कि नहीं आप आगे मत बढ़िए। तो इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग चिंतन मनन कीजिए, और सच्चर समिति का रिपोर्ट भी आप लोग देखिए कि आज क्या स्थिति बनी हुई है हमारा। आज दलित से भी बदतर स्थिति में हम लोग हैं। उन लोग को अछूत करके, जो मनोवादी लोग अछूत करके उन लोग को साथ कितना बदनाम बेइज्जती करता था। लेकिन आज उसको देखा जाए तो आज हमारे मुस्लिम समाज से भी बेहतर स्थिति में हुआ है। क्यों है? क्योंकि वह शैक्षणिक रूप से मजबूत हो गया है, और जो समाज शैक्षणिक रूप से मजबूत हो जाएगा तो वास्तविक है वह राजनीतिक रूप से भी मजबूत होगा, राजनीतिक समझ बढ़ेगी। और जिस दिन राजनीतिक समझ बढ़ जाएगी उस दिन आप ना बीजेपी के बहकावे में आएंगे ना कांग्रेस के बहकावे में आएंगे, क्योंकि दोनों एक सिक्का के पहलू है। जीत भी वही, पट भी वही। अरे यार 75 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। आपको लगता है अरे यार कांग्रेस ये तो हमारा मुसलमानों का रहनुमा है। अच्छा एक बताइए, दो मॉब मीटिंग हुआ, किसी ने आवाज उठाया क्या? नहीं उठाया। वो अभी आपका एक नंबर दुश्मन है। सिर्फ दोनों एक सिक्का के पहलू इसलिए है कि एक का काम है तो मुस्लिम समाज को बेवकूफ बना के रखो, और दूसरा का काम है SC ST और OBC को बेवकूफ बना के रखो। बस जिस दिन मेरा सत्ता आएगा तो हम लोग साथ में लेके चलेंगे, वही टीम आएगा। कांग्रेस का सरकार बन जाएगा तो वही जितने बीजेपी में वही लोग फिर कांग्रेस में आ जाएंगे, और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो वही कांग्रेस के लोग फिर बीजेपी में जाएंगे। और कौन लोग जाएंगे? मनोवादी लोग। आप सोच रहे कि हमको और आपको मौका मिलेगा? असंभव। आप चिंतन भी मत कीजिए कि आप सोच रहे कि हमको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, वो चिंतन आप छोड़ दीजिए। लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ कि आज भी वक्त है, सुधर जाओ मुसलमानों, वरना एक ऐसा वक्त आएगा कि हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसी के साथ जय मूल निवासी, जय भीम, जय नीम, जय झारखंड। बहुत धन्यवाद। अभी आप एडवान अंसारी जो हमारे झारखंड के बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा के रह चुके हैं। साथियों, नमाज का वक्त हो गया है और खाना भी तैयार है, और हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग कम से कम 30 से 40 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे खाने का। उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। 1:40 हो रहा है, मतलब 2:20 में हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसके पीछे खाने का इंतजाम, हाँ, स्टेज के पीछे खाने का इंतजाम है। लिहाजा मैं सारे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि चले हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह
2:15 बजे फिर प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे।